अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में, जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनमा होने वाले मगरबी दहशतगर्दी, इस्लामियत और मुनाफ़िक़त के वाक़यात का। आज की जो पहली सुर्ख़ी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो ईरान और इसराइल की जंग की है कि हमारे पिछले पॉडकास्ट के इख्तिताम के कुछ मिनटों के बाद ही दुनिया में खबर इसको तोड़ा गया था कि अमेरिका ने इसराइल के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली है ईरान पे हमला करने के लिए। और अमरीकी जो हमने रात में बात करी थी कि B-2 बम्बर्स अमेरिका ने अपने सरजमीन से उड़ा दिए हैं, उनके तहत उनको इस्तेमाल करके GBU-57 बंकर बस्टर बम्स इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान के 3 जो जौहरी तनसीबात थीं उन पे हमला करा है, जिनमें शामिल है नतंज़, फ़ुरदाव और इस्फ़हान। अब जो इसका नुकसान बताया जा रहा है, इसकी पैमाइश अब तक नहीं बताई गई है ईरान की जानिब से, लेकिन जो हमारा तज्ज़िया था रात में वो अभी भी उधर ही है कि ये जो तमाम तनसीबातें पहाड़ों के काफ़ी गहराई में बनी हुई हैं, चट्टानों के नीचे कहीं जाके बनी हुई हैं ये। और इतना आसान नहीं है कि इंसानियत के पास पूरी दुनिया में ऐसा कोई हथियार अभी मौजूद हो जो कि पहाड़ी चट्टानों को चीरते हुए अंदर जाए और वहाँ पे आके धमाका करे। अब उसके साथ साथ ईरानी हुकूमत की जानिब से एक यही मौक़िफ़ आया है जो कि अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिनका जो बैनुल अक़वामी तंज़ीम है जौहरी कामों के लिए, उनको एक रिपोर्ट दी है ईरानी हुकूमत ने कि तीनों तनसीबात में से कहीं से भी कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई है, यहाँ पे वहाँ पे कोई जौहरी कोई लीकेज नहीं आई है, जिसका मतलब ये है कि ये मुमकिन तौर पे ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि इस हमले का हमारे जो जौहरी सलाहियत है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब जो उसकी अगली खबर आती है वही आती है कि जो ईरान का पार्लियामेंट है उनकी जानिब से एक फ़ैसला किया जाता है, वहाँ पे एक वोट होता है उनकी मजलिस शुरा में, जहाँ पे इस बात की इजाज़त दी जाती है ईरानी हुकूमत को कि वो अपनाए हरमुज़ को बंद कर दें। अब ये एक मौक़िफ़ रहा है ईरानी हुकूमत का जब से ये हमले शुरू हुए हैं इसराइल के, एक धमकी रही है कि हम अपना हॉर्मज़ को बंद कर देंगे, जिसके नतीजे में दुनिया का कुछ एक चौथाई जो तेल दरामद का रास्ता है वो बंद हो जाएगा, यानी कि खलीजी मुल्क बशमूल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब अपना तेल दुनिया को नहीं बेच सकेंगे और इसका असर सऊदी अरब पे भी पड़ेगा। अब ये इस बात का इजाज़त तो मजलिस शुरा ने दे दी है ईरान की उनको, लेकिन अब ये मालूम करना है कि अब ईरान के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो उनकी जो मेन हुकूमत है आयतुल्लाह ख़ामेनी की, वो क्या फ़ैसला करते हैं इस बारे में। पिछले एक हफ़्ते से जो कि मगरबी बयानिया रहा है ईरान की जानिब से, वो यही रहा है कि ईरान अभी से हार मान चुका है, ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गई है, उनके जौहरी तनसीबात ख़त्म कर दी हैं हमने, उनकी अस्करी तनसीबात ख़त्म कर दी हैं हमने, उनकी एयर डिफेंस ख़त्म कर दी है। उसके साथ साथ अब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक नई सुर्खी आती है जिसमें बताया जाता है कि ईरान के पास रॉकेट्स ख़त्म हो गए हैं इसराइल पे हमला करने के लिए, और उनके पास कोई मीडियम या लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स बचे नहीं हैं जो कि उन्होंने तमाम इसराइल पर इस्तेमाल कर दिए हैं। और ये एक इंटेलिजेंस दी जाती है जो मगरबी अवाम है उनको, कि अब ईरान के पास जो आखिरी जो बचा कुचा अस्करी साजो सामान है वो शॉर्ट रेंज मिज़ल्स हैं, जिनको इस्तेमाल करके ईरान जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं इराक़ के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, ओमान के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, उर्दन के अंदर, मिस्र के अंदर, शाम के अंदर, तुर्की के अंदर, सिप्रस के अंदर, इन तमाम, अब आप ये पे तो आप ये सोचें कि जिस अमेरिका की सरज़मीन यहाँ पे एक है भी नहीं अगले 10,000 किलोमीटर तक, उसको कितने यहाँ पे फ़ौजी अड्डे चाहिए। तो ये तमाम अब ये चूरन बेचा जा रहा है मगरबी दुनिया को कि ईरान अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि उनके पास हथियार नहीं बचे हैं। अब ईरान हारने वाला है, ईरान की हुकूमत गिरने वाली है, लेकिन अब जो ईरान की जानिब से जो कम्युनिकेशन आ रही है, उनकी जानिब से जो बयानात आ रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि हमने अपने जो काबिलियत का कुछ 15 या 20% तक अब तक इस्तेमाल नहीं करा है। हमने अब तक हिज़्बुल्लाह को हमला करने से रोका हुआ है, लेबनान में भी, इराक़ में भी। हमने हमास को हमला करने से रोका हुआ है, हमने यमन में हूतीस को हमला करने से रोका हुआ है, और हम एक तरह से तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। और हमारी कोशिश थी कि ये जो तमाम परेशानियाँ इसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से हल कर लिया जाए, इसको एक सफ़ारती तरीके से हल कर लिया जाए। लेकिन जो मगरबी मीडिया की जंगजोई है वो यही है कि वो हमला कर देते हैं और उसके बाद आके बोल देते हैं कि अब हमने हमला कर दिया, अब वक्त है अमन का, अब वक्त है सुकून का। आज की जो अगली सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो मगरबी इस्लामियत की है, उससे बढ़ के मगरबी मुनाफ़िकत की है कि ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो हमला करवाया है ईरान के ऊपर, उसके फ़ौरन नतीजे में अमेरिका की जो मुकामी सियासत है वहाँ पे उनकी जो अपोज़िशन में बैठी हुई डेमोक्रेट पार्टी है, जिन्होंने अभी इलेक्शन हारा है, अब वो उठ खड़े हुए हैं, अब वो एहतजाज कर रहे हैं, ट्विटर पे भी कर रहे हैं और बाहर आके भी कर रहे हैं। वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं
कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को कोई कानूनी ये हैसियत नहीं थी, उनके पास ये इजाज़त नहीं थी कानून की जानिब से कि वो हमारी फ़ौजों को इस्तेमाल करके दूसरे मुल्क पे हमला करें। और उनको इसके नतीजे में इम्पीच कर देना होगा, उनको सदारत से निकाल देना चाहिए हमें। इसमें शामिल बहुत सारे उनके डेमोक्रेट्स के लीडर्स भी हैं, उनमें शामिल मिस रशीदा तालिब हैं, उसके अंदर मिस अलेक्जेंड्रिया ओस्केसियो-कोर्टेस शामिल हैं उसके अंदर। एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो अमन को रखती फॉलो करती है, वो कहीं हमले नहीं करती। और ये पेश किया जा रहा है कि ये जो रिपब्लिकन्स की अब हुकूमत आई है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये लोग हैं जो कि खून के तरसे हुए, ये लोग हैं जो कि हमले करते हैं। तो एक ये मुनाफ़िकत की बात है कि अगर हम पिछले 20 सालों में भी देखें या पिछले 25 सालों में देखें, तो जब भी डेमोक्रेट्स की हुकूमत रही है, जो अपोजिशन में पार्टी भी बैठ के चीख रही है, जब उसके पास इक़्तिदार आया है, तो उसने भी यही हरकतें करी हैं, यही हमले करे हैं। 1999 में जब बिल क्लिंटन की हुकूमत थी, उन्होंने सर्बिया को कुछ 78 दिनों तक लगातार उसमें हमले करे थे। उसमें उन्होंने कोई अपने मजलिस शुरा से कोई इजाज़त नहीं ली थी, अक़वाम मुत्तहिदा से कोई इजाज़त नहीं ली थी। उसके बाद आए थे मिस्टर बराक ओबामा, उन्होंने लिबिया में 2011 में जो खून की नदियाँ बहाई थी, वहाँ की हुकूमत को गिराया था। उसके साथ-साथ फिर आप याद करें कि पाकिस्तान के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर किस तरह से ड्रोन हमले हुए, कितने लोगों को मारा गया, सोमालिया में कितने ड्रोन हमले हुए, यमन में कितनी उनकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ हुई, वहाँ पे कितने निहत्तर लोगों को मारा गया, वहाँ पे कितना खून बहाया गया, पूरे-पूरे ख़ानदानों को मार दिया गया, जब ये डेमोक्रेट्स पार्टी चल रही थी, उनकी सदारत थी। अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएँ, हम कुछ ही सालों पहले जाएँ, हम पिछले साल भी चले जाएँ, तो जब डेमोक्रेट पार्टी के सदर जो बाइडेन की हुकूमत थी, तो उन्होंने शाम में और इराक़ में मुसलसल हवाई जहाज़ों से हमले कराए थे। उन्होंने जो गज़ा में कत्लेआम जारी था इसराइल की जानिब से, उसको सँवारा, उसको लगातार अस्करी इमदाद दी, उसको लगातार मुआशी इमदाद दी और किसी भी तरह से दुनिया को रोका कि कोई इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सके। तो ये एक मुनाफ़िकत की बात है, एक हिपोक्रेसी की बात है। ये सब सिर्फ़ सियासी ड्रामेबाज़ियाँ हैं, ऐसे चूरन बेचना है कि अगर हमें इक़्तिदार मिल जाए तो हम खून बहाने वाले नहीं हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका की जानिब से कभी कोई डेमोक्रेट पार्टी आए या कोई रिपब्लिकन पार्टी आए, दोनों का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मशरिक़ वस्ती में और जो गरीब दुनिया है, उसमें खून की नदियाँ बहाना रहा है। आज की जो अगली सुर्ख़ी मैं पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक कुछ दिनों पहले के पॉडकास्ट से, जहाँ पे हमने देखा था एक ख़ास सुर्ख़ी आई थी, इसमें हमें नज़र आया कि ईरान के हमले शुरू हो जाने के बाद इसराइल के जो बसने वाले लोग हैं, जिनका उस ज़मीन से कोई खूनी ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ से कोई उनका ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं है, ये तमाम सारे यूरोप की और अमेरिका की पैदावार हैं, जो कि मुफ़्त में यहाँ पे ज़मीन और मुफ़्त में यहाँ पे घर लेने के लिए आ जाते हैं। ये तमाम फ्रांस के आए हुए लोग हैं, तमाम स्पेन से आए हुए लोग हैं, तमाम रूस से आए हुए लोग हैं, या तमाम अमेरिका से आए हुए लोग हैं। और जैसे ही ये लोग जंग के हालात देखते हैं कि हमें नज़र आता है कि हमारी फ़ौज निहत्तों को नहीं मार रही, बल्कि अब जो निहत्ते हैं वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो ये फ़ौरन मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। जिसके नतीजे में इसराइली हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि जो इसराइल के अपने शहरी हैं वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। वहाँ की जो एयरलाइंस हैं उनको मना कर दिया कि जो हमारे इसराइली शहरी हैं उनको आप टिकट्स नहीं बेच सकते, ताकि ये मुल्क छोड़ के फ़रार ना हो, ताकि हमारी बदनामी ना हो। उसके नतीजे में हमने एक देखा, एक ब्लैक मार्केट शुरू हो गई। जो इसराइली लोग हैं वो कश्तियाँ भर-भर के यूरोप के मुल्क सिप्रस में पहुँचने लग गए, जहाँ से वो परवाज़ें लेके अपने जो असली उनके जो ख़ानदानी मुल्क हैं, फ्रांस, स्पेन, रूस, अमेरिका, वहाँ पे वो चले जाते हैं। वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी एक और सुर्ख़ी आई है इसराइल के एक बड़े मारूफ़ अखबार हारेट्ज़ के अंदर, जहाँ पे वो बता रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं उन लोगों का जो कि मुल्क छोड़ के फ़रार हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना सिर्फ़ यही है कि हम जंग से थक चुके हैं, हम नज़र आ रहा है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और जैसे इन लोगों को नज़र आया कि अब हमारे ऊपर हमला हो सकता है, तो ये लोग फ़ौरन अपनी दुम दबा के भाग रहे हैं, अपने मुल्क को खाली कर रहे हैं। लेकिन इसी के नतीजे में इससे मुंसलिक एक और सुर्ख़ी आती है, आपको मुनाफ़िक़त नज़र आती है इस अजीब-सी कौम की, इस बेहिस सेहूनी कौम की, कि जो फ्रांसीसी अखबार है ले मोंड, वो एक सर्वे करता है और वो बताता है, पूछता है वहाँ के इसराइल में बसने वाले लोगों से कि इसराइल की जानिब से जो हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर, जहाँ पे इतने निहत्तर लोगों को मारा जा चुका है, क्या वो ठीक है? आप उसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते? तो उस इदाद-ओ-शुमार जो हमारे सामने पेश किए जाते हैं ले मोंड की जानिब से, उसमें पता चलता है कुछ 80% इसराइली लोग ऐसे हैं वहाँ के बसने वाले, जो कि इस बात की हिमायत करते हैं कि ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वहाँ पे जो तबाही मचाई जा रही है, वहाँ पे जो निहत्तों को मारा जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। ये वही कौम है जो कि अभी भी 70-80% यही बोलती है कि गज़ा के अंदर जो कि 2 लाख से लोगों ज़्यादा लोगों को कत्लेआम कर दिया गया है, पूरे-पूरे ख़ानदानों को ख़त्म कर दिया गया है। रोज़ाना हमारे पास फुटेज आती है
कि बच्चों के सर कलम हुए हैं, बच्चों के हाथ पैर कटे हुए हैं धमाकों से। ये वही कौम है जो कि बोलती है कि गज़ा में जो हो रहा है सही हो रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि इसराइल में जो हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन यही खून की होली अगर उनके घर में आती है, क्योंकि ये लोग इस ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये फ़ौरन अपने अपने सूटकेस उठा के अपने पैसे भर के मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। आज की अगली सुर्खी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, इसमें एनालिसिस कम है, लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि आप अपडेटेड रहें इस बारे में। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर एक रेज़ोल्यूशन फ़ाइल की गई है, करारदाद पेश की गई है। चीन की जानिब से, रूस की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से, कि ये जो ईरान के अंदर अभी हमला किया है अमेरिका ने, उसको बिल्कुल रोका जाए और ईरान को भी इस बात पे कायल किया जाए कि वो जंगबंदी के मेज़ पे आए, जंगबंदी करे। अब ये एक प्रेशर के तहत किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला गया है कि हमने तो हमला कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बेचारे हैं, हमने तो कुछ कभी गलत करा ही नहीं है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस जंग को ख़राब होने से रोका जाए, क्योंकि चाइना अभी ईरान के ऊपर रफ़ली अपने आधे जो उनके पास तेल बरामद होता है वो ईरान की तरफ से होता है। तो जो चाइनीज़ इकोनॉमी है वो उन पे डिपेंड करती है। तो अब ये अक़वाम मुत्तहिदा में एक नई करारदाद पेश कर दी गई है। अब इसका क्या नतीजा आता है, इसको हम फ़ॉलो करेंगे। आज की जो अगली छोटी सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, यूक्रेन और रूस के जंग की है, कि जहाँ पे यूक्रेन के जो कमांडर हैं सिर्स्की, उनका एक अजीब सा एक बयान आया है कि हमने अभी भी जो रूस का जो सूबा है कुर्स्क, उसके अंदर अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है। इसके अंदर हमारा कुछ 900 साढ़े 900 स्क्वायर किलोमीटर का इनका कब्ज़ा था, जो कि अब पिछले कुछ महीनों में 90 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुँच चुका है। लेकिन अभी भी ये लोग उस जगह पे अपने फ़ौजियों को घुसेड़े जा रहे हैं, उन फ़ौजियों को जो कि यूक्रेन की फ़ौज में काम नहीं करना चाहते, जिनको ज़बरदस्ती सड़कों से उठा लिया जाता है, जिस तरह पहले भी आपको फुटेज शो कर चुका हूँ। और इस जंग का सिर्फ़ और सिर्फ़ हैसियत, सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि जो उनके मगरबी आका हैं, उनको खुश रखा जा सके। और उसके नतीजे में चाहे पूरे पूरे जो ख़ानदान हैं यूक्रेन के, वो तबाह हो चुके हैं। वहाँ पे मर्दों की तादाद बेहद कम हो चुकी है औरतों के निस्बत, जो कि एक ऐसा मुल्क जिसकी ऑलरेडी आबादी घटती हुई आ रही थी जंग से पहले ही। वहाँ पे वो मज़ीद अपने लोगों को ज़ाया करते हुए आ रहे हैं, सिर्फ़ इस खुशी में, सिर्फ़ इस बात में कि जो उसके मगरबी आका हैं, जो अमेरिका है, जो बरतानिया है, उनको जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी बिक्री होती रहे, उनके मिज़ल्स चलते रहें, उनके हथियार ख़रीदे जाते रहें। एक और दिलचस्प सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि जिस तरह इसराइल ने दुनिया का जो पूरी अटेंशन है वो ईरान की तरफ घुमाई दी है, तो वहाँ पे एक छोटे दर्जे का ऑपरेशन हो रहा है दोबारा से। अलबत्ता वो तो मेरे ख़्याल से पिछले 6 महीनों से लगातार चलता हुआ ही आ रहा है, जिसके अंदर कुछ 45 शहादतें हो चुकी हैं मगरबी किनारे के अंदर। तो मगरबी किनारे के इलाके जनिन के अंदर, जिसको एक पनाह गुज़ीर कैंप कहा जाता है, जिसको एक रेफ्यूजी कैंप कहा जाता है अंग्रेज़ी में, वहाँ पे जो बसने वाले मज़हबी के मगरबी किनारे के लोग हैं, उनके घरों से बेदखल करा जा रहा है। अभी अभी कुछ 60 घरों को तबाह कर दिया गया है, वहाँ के जो बसने वाले लोग हैं उनको निकाल दिया गया है। अब ये सुर्खियाँ आपके सामने पेश करने का मकसद, इस वीडियो को चलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताना है कि जो मगरबी दुनिया काम किस तरह करती है, उनका मगरबी मीडिया काम किस तरह करता है। अब आप फ़ोकस करें नाम के ऊपर। इस जगह का नाम दिया हुआ है उन्होंने जेनन रेफ्यूजी कैंप, यानी कि जो पनाह गुज़ारों का कैंप है, उन लोगों के लिए ये खेमे बनाए गए हैं, जो कि लफ्ज़ के अंदर है ना, ये खेमे हैं, ये कैंप है, यहाँ पे घर नहीं है। जबकि आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको नज़र आएगा बाकायदा पक्के घर बने हुए, बाकायदा यहाँ पे बसे हुए ख़ानदान है। अब ये इस तरह का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि 1948 में जब फ़लस्तीन के लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों से बेदखल किया गया था, जिसको अब नकबा बोला जाता है, वो ये तमाम लोग कहाँ जाते हैं? वो अब समंदर में जाके छलांग तो लगा नहीं सकते थे। तो जहाँ-जहाँ ये लोग जमा हो सकते थे, वो मगरबी और किनारे के, और जहाँ पे जमा हुए, उस वक़्त वहाँ की जो फ़लस्तीन की हुकूमत थी, वहाँ पे ख़ेमे लगा दिए, सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ के लोगों को पनाह मिल सके, ताकि उन जब तक कि उन लोगों को अपने घर वापस नहीं मिलते। लेकिन ये ऐसा नाम है जो अब तक उस जगह से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई ख़ेमे नहीं है, वहाँ पे कोई पनाह गुज़ारों के लिए कोई जगह नहीं बनी हुई। बाकायदा उन लोगों के घर हैं जिनको 1948 में निकाल दिया गया था, और इसराइल की वहशियाना ये सियासत है कि उस जगह को नाम अभी भी पनाह गुज़ैन कैंप दिया हुआ है, उनको खेमों वाला नाम दिया हुआ है, ताकि जब मगरबी मीडिया में रिपोर्ट किया जाए तो सुनने वाले ये समझे ये तो खेमे लगा के लोग बैठे हुए थे, ये तो अपने घरों में थोड़ी थे, खेमों को साफ़ करा है, घरों को थोड़ी तोड़ा है। ये एक तरीका है मगरबी दुनिया के काम करने का, एक तरीका है मगरबी दुनिया को, आपको भी और अपने लोगों को भी पागल बनाने का। आज की जो आखिरी सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहूँगा, बतौर आदत मैं दोबारा से गज़ा की तरफ लेकर आऊँगा आपके ध्यान को। अब जो ईरान ईरान पे हमला करा है इसराइल ने,
उसकी वजह से जो पूरी दुनिया की सुर्खियाँ हैं वो उस तरफ जा चुकी हैं। अब इसराइल तो एक ऐसी चीज़ है वो जिस पे भी हमला कर दे उधर ही सारी सुर्खियाँ उड़ जाती हैं। पहले लिबनान पे करा, फिर शाम पे करा, फिर गज़ा में करा, फिर मगरबी किनारे पे करा। अब दोबारा गज़ा के ऊपर से दुनिया का टेंशन हट गया। तो आज की मैं छोटी सी एक सुर्खी लाना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारे चश्मदीद गवाहों ने, अब जो गज़ा में लोग हैं उन्होंने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दरमियान गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो कि एक झूठा एक इमदादी तंजीम है जो कि इसराइल चलाता है, जो कि बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे आओ हम तुम्हें खाना देंगे, और वहाँ पे उन लोगों को बुला के उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो आज उनको पिछले 24 घंटे में 33 फ़लस्तीनियों को वहाँ पे बुलाया है खाने के नाम पे, पानी के नाम पे, और वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया है, जिसमें शामिल बच्चे भी हैं, उसमें शामिल औरतें भी हैं। यहाँ पे मैं अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।